हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एसेट्स। और आज हम बात करेंगे पर्सनल लोन के बारे में। मैं आज आपको बताऊंगा कि पर्सनल लोन लेने के लिए कौन सी ऐसी 10 बातें हैं जिनको अगर आप ध्यान में रख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा पर्सनल लोन लेना। पहला पॉइंट है पर्सनल लोन किससे मिलता है। सेकंड पॉइंट है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। तीसरा पॉइंट है इंटरेस्ट रेट के बारे में। चौथा पॉइंट है उसका टेन्योर क्या होता है, मतलब वो कितने साल के लिए मिलता है। पाँचवा पॉइंट है बैंक के कैलकुलेशन के बारे में। छठा पॉइंट है पर्सनल लोन के लिए कहाँ अप्लाई करें। सातवां पॉइंट है क्रेडिट स्कोर कितना चाहिए। आठवां पॉइंट है पर्सनल लोन में लगने वाले चार्जेस के बारे में। नौवां पॉइंट है पर्सनल लोन के एडवांटेजेस। और 10वां पॉइंट है पर्सनल लोन के डिसएडवांटेजेस। तो आइए आगे जानते हैं इन 10 पॉइंट्स को डिटेल में। तो तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे चैनल को शेयर कीजिए। पर्सनल लोन जो होता है ना, ये सिर्फ सैलरीड पर्सन्स के लिए होता है। जनरली बहुत सारे मार्केट में बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयड्स होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पर्सनल लोन की डिमांड करते हैं। लेकिन मैं आज क्लियर कर दूं कि पर्सनल लोन जो होता है वो सिर्फ सैलरीड के लिए होता है। बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयड अगर कोई होता है उसके लिए बिजनेस लोन होता है। और बिजनेस लोन के बारे में डिटेल में भी जानकारी दूंगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज हम लोग बात करते हैं सिर्फ सैलरीड पर्सनल लोन के बारे में। पर्सनल लोन को लगने वाले डॉक्यूमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 मंथ सैलरी स्लिप। अगर सैलरी स्लिप नहीं मिलती है तो सैलरी सर्टिफिकेट भी चलेगा। 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, ये वही बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट होती है। और जो क्रेडिट मोड है सैलरी का, वो एक तो ट्रांसफ़र होना चाहिए या फिर बाय चेक होना चाहिए। यूपीआई सैलरी क्रेडिट एक्सेप्टेबल नहीं होता है। उसके बाद फॉर्म 16, आईडी प्रूफ। अब हम बात करेंगे आरओआई के बारे में, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो स्टार्ट होता है वो 10.25 से लेके 30% रिड्यूसिंग तक होता है। यस, 30% रिड्यूसिंग। सीरियसली? रेट ऑफ इंटरेस्ट किन मुद्दों पे डिपेंड करता है, चलो आगे देखते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप किस कंपनी में जॉब करते हैं। आपकी कंपनी किस कैटेगरी में लिस्टेड है। क्या वो कैट ए है, कैट बी है, कैट सी है या कैट डी है, या फिर वो लिस्टेड ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। सेकंड डिपेंड करता है आपकी नेट इन हैंड सैलरी के ऊपर। आपकी नेट इन हैंड सैलरी क्या है उसके ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। थर्ड, आपका लोन अमाउंट क्या है, आप कितने रुपए के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप 7 to 8 लाख एंड उसके अबव लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यकीनन आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन अगर आप 2 या 3 लाख रुपए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई भी बैंक आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। तो इसके ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपके डिजिग्नेशन के ऊपर। आपकी सैलरी स्लिप में क्या डिजिग्नेशन है, इसके ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड कट रहा है, या फिर पीटी यानी कि प्रोफेशनल टैक्स भी अगर आपका डेबिट हो रहा है तो उसके ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। और अगर आपको जानना है कि आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा तो ये जो मेल आईडी आपको दिख रही है इस पर आप मेल कर सकते हैं। और हाँ, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और अपना मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। आप हमें मेल कीजिए, मेरी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपको अच्छे से गाइड करेगी। तो आगे हम बात करते हैं टेन्योर के बारे में, मतलब जो ड्यूरेशन है आपके लोन का उसके बारे में। तो जनरली टेन्योर जो होता है वो 1 to 5 ईयर्स के लिए पर्सनल लोन का दिया जाता है। कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस में 6 ईयर का भी टेन्योर हो सकता है, लेकिन वो एक्सेप्शनल होता है। जनरली 5 ईयर्स के तक ही आपका टेन्योर होता है। अगर टेन्योर एंड होने के पहले आप फोरक्लोज करना चाहते हैं तो प्री फोरक्लोजिंग चार्ज आपको लग सकता है। वो टेंटेटिव 4 to 5% के आसपास का हो सकता है। बैंक्स किस बेसिस पे या किस कैलकुलेशन के बेसिस पे आपको पर्सनल लोन देती है, इसका थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करते हैं। जनरली आपकी सैलरी का 50 to 60% के आसपास का जो ईएमआई होता है वो बैंक आपको देती है। चलो ऐसे समझते हैं, सपोज अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो बैंक्स क्या करेगी, बैंक आपको 50% या 60%, जनरली 60% के आसपास की ईएमआई, मतलब 1 लाख की सैलरी पे 60,000 रुपये का ईएमआई आपको बैंक देगी। उसमें से अगर आपके कोई ऑब्लिगेशंस है, जैसे एग्जांपल अगर 10,000 रुपये का आपका ईएमआई चल रहा है किसी भी लोन का, तो उन 60,000 का ईएमआई अगर बैंक दे सकती है तो उसमें से 10,000 माइनस करेंगे, मतलब 50,000। तो 50,000 के आसपास का आपको ईएमआई देगी। तो ये इस तरीके से बैंक कैलकुलेशन करती है, आपकी सैलरी का 60% के आसपास का आपको ईएमआई देती है। अब हम लोग जानते हैं कि पर्सनल लोन कहाँ से अप्लाई करें। जनरली पर्सनल लोन जो होता है वो बैंक्स प्रोवाइड करती है, साथ में एनबीएफसीज भी प्रोवाइड करती है, और आजकल तो फिनटेक कंपनियां भी आ गई है जो पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। तो
आपने कहाँ से एग्जैक्ट अप्लाई करना चाहिए, इसका तो आपके डॉक्यूमेंट्स देख के ही आपको बताया जा सकता है। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे कि आपने पर्सनल लोन कहाँ से अप्लाई करना चाहिए। बट पर्सनल लोन जनरली बैंक्स या एनबीएफसी से ही होता है। क्रेडिट स्कोर जनरली 700 एंड प्लस चाहिए। 650 रहा तो कॉल लिया जा सकता है, लेकिन 700 एंड प्लस का क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। और हाँ, पर्सनल लोन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है आपकी इंक्वायरीज़। अगर आप लोन लेने के लिए बार बार इंक्वायरीज कर रहे हैं और आप लोन नहीं उठा रहे, या आपको लोन अगर किसी रीज़न से नहीं मिल रहा है, उसके वजह से भी लोन आपका कैंसिल हो सकता है। इसलिए जब भी आपको लोन की रिक्वायरमेंट हो तभी आप लोन के लिए अप्लाई कीजिए, ताकि आपकी बार बार इंक्वायरीज ना दिखे, जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा रहे और आपको लोन भी आसानी से मिल सके। पर्सनल लोन के चार्जेस, पर्सनल लोन लेते समय जो चार्जेस आपको लगता है वो जनरली होते हैं प्रोसेसिंग फीस या फिर इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस को मैं चार्जेस के रूप में नहीं देखूंगा, क्योंकि वो आपका एसेट है, वो लायबिलिटी नहीं है। बिकॉज वो पूरा लोन कवर इंश्योरेंस होता है, और कोई मिस हैपनिंग अगर लोन इन बिटवीन हो जाती है तो वो पूरा का पूरा लोन जो है वो इंश्योरेंस कंपनी पेड करती है। तो मुझे लगता है कि जो इंश्योरेंस है वो आपने ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन हाँ, आप मेक श्योर कीजिए कि वो इंश्योरेंस जो है वो कंप्लीट लोन कवर है, उसमें क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाले, आप लोन डिसबर्स करने के पहले बैंकर से जानकारी ले सकते हैं। दूसरा होता है प्रोसेसिंग फ़ीस। प्रोसेसिंग फ़ीस कंपलसरी तो नहीं होती है, बट कोई भी जो लोन एजेंट होता है या कोई एग्जीक्यूटिव बैंक का होता है, वो अगर आपको अगर डोर स्टेप सर्विस दे रहा है तो वो कुछ ना कुछ फीस जो है वो आपसे तो चार्ज ज़रूर करेगा, क्योंकि कोई भी फ्री में तो आजकल कोई सर्विस नहीं देता है। तो प्रोसेसिंग फीस वो पर्सनल लोन में होती है मिनिमम 0.25 से लेके 2% प्लस जीएसटी तक, और जीएसटी उसके ऊपर 18% का लगता है। तो ये जो प्रोसेसिंग फीस है ये बार्गेनिंग करने लायक होती है, आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मुझे लगता है प्रोसेसिंग फीस जो भी आपका लोन एजेंट होता है या जो भी एग्जीक्यूटिव होता है वो उसका अधिकार होता है, तो आप भले कम दें लेकिन प्रोसेसिंग फीस ज़रूर दें, ताकि वो आपको प्रॉपर सर्विस दे सके। आगे हम बात करते हैं पर्सनल लोन के एडवांटेजेस के बारे में। लोन के एडवांटेजेस, यस, पर्सनल लोन के एडवांटेजेस मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 तो है। सबसे पहला तो मिनिमम पेपर वर्क होता है, उसमें बहुत कम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जिसके बेसिस पे आपको लोन आसानी से हो सकता है। पर्सनल लोन में इंस्टेंट अप्रूवल भी होता है, बहुत इजीली मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है। तो पर्सनल लोन में इंस्टेंट अप्रूवल भी आप कह सकते हैं कि ये एक उसका एडवांटेजेस है। और पर्सनल लोन जो होता है ना, वो अनसिक्योर्ड लोन होता है, लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो किसी और अनसिक्योर्ड लोन से कम होता है। आप उस लोन को, पर्सनल लोन को जनरली होम लोन या मॉर्गेज लोन या बाकी किसी लोन के साथ कंपेयर ना ही करें तो बेहतर है। बट मेरे हिसाब से अनसिक्योर्ड लोन, पर्सनल लोन जो होता है वो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला होता है। तो यस, पर्सनल लोन का ये एक एडवांटेज। साथ में आप किसी भी पर्पस के लिए लोन ले सकते हैं। जनरली होम लोन का एक एंड यूज़ होता है, मतलब ये किस लिए लिया जाता है, जनरली होम परचेस करने के लिए। मॉर्गेज लोन में भी आपको जस्टिफाइड करना होता है कि आपका एंड यूज़ क्या है, मतलब आपका रीज़न क्या है ये लोन लेने के पीछे। कार लोन में तो कार लोन का, आपका कार का परचेस करने का आपका एंड यूज़ होता है। गोल्ड लोन में भी आपको एक एंड यूज़ देना पड़ता है, एक रीज़न देना पड़ता है, क्या आप किस लिए आप ये ले रहे हो। पर्सनल लोन एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आप एनी पर्पस से लोन बोल सकते हैं। जैसे आप मैरिज के लिए लोन ले सकते हैं, आप ट्रैवलिंग के लिए लोन ले सकते हैं, कोई मेडिकल इमरजेंसी उसके लिए आप लोन ले सकते हैं, आप होम रिनोवेशन के लिए भी लोन ले सकते हैं। तो पर्सनल लोन के किसी भी प्रकार से आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। उसके बहुत सारे पर्पजेस एंड यूज़ होते हैं। तो बहुत आसान होता है बैंकर्स को कन्विंस करना, और बैंकर्स भी बहुत इजीली समझ के आपको पर्सनल लोन दे सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो है पर्सनल लोन की, वो बहुत इजी प्रोसेस है। और रहा सवाल डिसएडवांटेजेस का, तो अगर किसी चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। मुझे लगता है कि पर्सनल लोन का जो डिसएडवांटेज है तो वो है इसका हेवी ईएमआई, क्योंकि ये इसका जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स के लिए होता है। थोड़ा समय कम होने की वजह से उसका ईएमआई थोड़ा हेवी हो जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज मुझे लगता है पर्सनल लोन का है। अदरवाइज़ आई थिंक बाकी तो एडवांटेजेस ही है। तो आपको अगर पर्सनल लोन के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दिया है, साथ में ये जो चल रहा है यहाँ पे भी मेल आईडी, आप मुझे मेल कर सकते हैं। हम आपकी क्वेरीज़ को देखेंगे एंड उसके बाद आपको उसका रिवर्ट भी करेंगे। तो आपको कोई भी क्वेरी हो आप हमें मेल करके जानकारी ले सकते हैं। सो थैंक्स, बाय बाय।